ठीक है, तो ग्राफ का नेचर ऑलमोस्ट सेम रहेगा इस केस में, बट ये स्टीप हो जाएगा थोड़ा सा वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं तो स्क्वायर करने से ये वैल्यू थोड़ा सा स्टीप कर रहे हैं, और नेचर जैसा साई साई का था नेचर वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये 1s के लिए ग्राफ हो गया। ठीक है, ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और ये टेंडिंग टू 0। तो ये 1s का हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं 2s के लिए। ठीक है, ये आर स्क्वायर या साई स्क्वायर आर, और यहाँ पे आर न्यूक्लियस एडिशन 2s का। अब देखो तो 2s वाला जो ग्राफ हम लोग साई का ड्रॉ किए थे उसमें क्या आया था, थोड़ा एक नोड बन रहा था, एक रेडियल नोड बन रहा था ना। यस सर। और वो रेडियल नोड के बाद ग्राफ जो है वो नीचे चला जा रहा था, एक्स एक्सिस के बिलो जा रहा था। अब जितना एक्स एक्सिस के बिलो जा रहा है उसको उसी का मिरर इमेज एक्स एक्सिस के ऊपर ले लोगे पॉजिटिव में, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, देखो इस टाइप का ग्राफ आएगा। अब जहां पे ये टच कर रहा होगा, जहां पे नोड क्रॉस कर रहा था वहां पे ये टच करेगा अब सिर्फ। ठीक है, और ये ग्राफ अब नेगेटिव नहीं होगा, ये उसका मिरर इमेज ले लोगे, ये थोड़ा सा ऊपर उठ के फिर ये ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही था ना, यही पार्ट जो है ये वाला नेगेटिव में था ना, वो वाले में साई वाले में देखो ये नेगेटिव वाला पार्ट था, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो नहीं हो सकता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। और ये पार्ट क्या डिनोट कर रहा है, या जहां पे ये टच कर रहा है ये रेडियल नोड को शो कर रहा है, जहां पे 0 हो रहा है ये रेडियल नोड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितने रेडियल नोड यहाँ पे मिल रहे हैं हमको 2s में? 1 रेडियल नोड, क्योंकि एक जगह ये टच कर रहा है। ठीक है, तो ये 2s का हो गया। चलो नेक्स्ट ग्राफ कौन सा है, 2p का है। ठीक है, 2p का बताओ कैसा कर्व आएगा, इस बार मैक्सिमम से स्टार्ट होगा या 0 से स्टार्ट होगा? 0 से। हाँ 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा। एक्चुअली ये प्योरली 0 नहीं होता है, यहाँ थियोरेटिकली हम लोग कर रहे हैं, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इसमें तो कोई भी नोड नहीं बनेगा, कोई रेडियल नोड मिलेगा क्या? 2p में कोई भी रेडियल नोड होगा क्या? नहीं सर। नहीं, तो सारा इसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर ही था, तो यहाँ भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, और ये फिर टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ऐसा टेंडिंग टू 0 आ जाएगा ऐसे। ये 2p का हो गया। ठीक है, नेचर सेम रहेगा, वैल्यूज डिफरेंट हो सकता है, तो थोड़ा सा ये ग्राफ जो है उससे स्टीप हो जाएगा थोड़ा सा वैल्यू, ये नेचर कर्व का जो नेचर आएगा वो स्टीप नेचर आएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये 2p का हो गया। एक और ग्राफ इसमें बच गया है, कौन सा एक ग्राफ बचा हुआ है? 3s का। 3s का। ठीक है, वो खुद से ट्राई करो तो 3s का यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, आर स्क्वायर या साई स्क्वायर आर, यहाँ पे 3s है। अब बताओ इसमें कितने नोड्स बनेंगे? 2 नोड बनेंगे, ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। ठीक है, एस का ग्राफ है, मैक्सिमम से 2 जगह ये टच करेगा, एक यहाँ पे टच किया। ठीक है, उसके बाद ये पॉजिटिव, फिर इसके बाद ये ऐसे हुआ, फिर यहाँ पे टच किया, फिर राइज किया, और उसके बाद ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे एक रेडियल नोड इस पॉइंट पे मिल रहा है, एक रेडियल नोड यहाँ पे मिल रहा है, मतलब इस केस में 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब 2 रेडियल नोड्स। ठीक है, एक ये रेडियल नोड हो गया और एक ये वाला रेडियल। ठीक है, तो डिफरेंस वही है, दोनों का नेचर सेम रहेगा ग्राफ का, बट साई स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए वहां पे जो नेगेटिव पोर्शन में ग्राफ जा रहा था उसको जस्ट पॉजिटिव साइड में उसका मिरर इमेज ले लोगे।
सर दोनों को अलग अलग बनने का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो एक्चुअली साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, ये पहले ही बता चुके हैं। ये जो साई है रेडियल वेव फंक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ये जस्ट हम लोग इक्वेशन इस फॉर्म में आता है इसलिए हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअल जो सिग्निफिकेंस है जिसका जरूरत, जिससे हमको इंफॉर्मेशन मिलता है, वो क्या है? साई स्क्वायर है। ठीक है, ये बताए थे कि साई स्क्वायर का रियल सिग्निफिकेंस होता है। साई स्क्वायर एक्चुअली क्या बताता है हमको? वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहीं पे किसी पोजीशन पे अगर तुमको पता करना है तो वहां पे कितना प्रोबेबिलिटी होगा, वो इंफॉर्मेशन हमको साई स्क्वायर के थ्रू मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि साई का कोई रियल ऐसा सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, साई स्क्वायर का रियल सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, ये सॉरी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब सॉल्यूशन होता है या सॉल्व जब किया जाता है अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए, तो उसके सॉल्यूशन से 3 वैल्यूज आते हैं। कौन कौन से 3 वैल्यूज हमको मिलते हैं? एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में मिलता है, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम क्वांटम। नंबर। ये 3 चीज का इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, ये 3 इंफॉर्मेशन हमको डिराइव होता है इससे। ठीक है, तो ये ग्राफ से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना ग्राफ। ठीक है, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। हो गया क्या? लिख लिए? यस सर। चलो ठीक है, चलो तो ये हो गया ग्राफ्स। एक और ग्राफ, इसमें एक टाइप का ग्राफ बच गया है, वो तो बाद में, उससे पहले हम लोग ये सब डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट। ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी एक बच गया है ग्राफ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ बच गया है। ठीक है, तो वो ग्राफ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बहुत सारे लॉज वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स डिस्कस कर चुके हैं ना पूरा? क्वांटम नंबर चार टाइप्स के सारा बता दिया ना डिटेल में? यस सर। यस सर। चार टाइप्स के क्वांटम नंबर थे, और सारे क्वांटम नंबर्स क्या सिग्निफाई कर रहा था वो भी बताए थे। हर एक क्वांटम नंबर्स का सिग्निफिकेंस बताए थे ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या सिग्निफाई कर रहा है, अजीमुथल क्वांटम नंबर। हाँ सर, बता दिए थे। चलो, तब उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका यूज करके हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। ठीक है, उससे पहले एक दो क्वेश्चन तुम लोग से पूछते हैं। ठीक है, बताना। क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें। क्वांटम नंबर अगर डिस्कस कर चुके हैं तो इसमें बताना। क्वेश्चन है, which of the following set of quantum numbers is not valid? ठीक है, ये बताना है कि कौन सा फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, चलो पहला है ए, यहाँ पे लिख रहा है ये एन, ये एल, एम, और ये स्पिन क्वांटम नंबर एस से शो कर रहे हैं स्मॉल। तो पहला है 3, 2, 2 और +1/2, बी 2, 1, 0, -1/2, सी 4, 1, -1, +1/2, 3 हल्का
5 6 दे रहा है, इसमें बताना कौन कौन सा वैलिड होगा कौन सा नहीं होगा। सर ई वैलिड नहीं है। और बाकी सारा वैलिड दिख रहा है। देखता डी हूँ सर, डी एंड ई सर- वैलिड नहीं है। सर डी भी नहीं है। सर डी भी नहीं है। चलो इतना काफी है। चलो बताओ पहला वाला तो वैलिड है या नहीं? यस सर, है वैलिड। n इक्वल टू 3 है। अब l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 2 कौन सा सबसेल डिनोट करता है? सर डी। हाँ डी सबसेल। ठीक है, ये बताए थे ना, l इक्वल टू 0 मतलब s सबसेल हुआ, l इक्वल टू 1 मतलब p सबसेल, l इक्वल टू 2 मतलब d, और l इक्वल टू 3 मतलब f सबसेल। ठीक है, तो अब देखो सेकंड, ये थर्ड सेल है तो थर्ड सेल में तो d होता ही है ना। पहले सेल में सिर्फ s होता है, दूसरे में s और p, तीसरे में spd, और फोर्थ ऑनवर्ड सब में spd है। और l का वैल्यू अगर 2 है तो m का वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करता है? सर एल, m सर का एल का वैल्यू, वैल्यू सर 2l, सर माइनस m एल का, प्लस एल। हाँ माइनस l से प्लस l तक वैरी करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये तो +2 से, ये -2 से +2 जाएगा तो इसमें m आएगा ही। और स्पिन तो या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। तो पहला वाला तो वैलिड है, सेकंड वाला वैलिड है या नहीं? वो वैलिड है सर। सर वैलिड होगा आराम से। ठीक है, थर्ड वाला c, सर वो भी वैलिड है। सर वैलिड है। c भी d नहीं है वैलिड नहीं है सर। कहाँ पे दिक्कत है, कौन से क्वांटम M में, नंबर में? M में। सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। हाँ मैग्नेटिक क्वांटम में, क्योंकि ये n इक्वल टू 3 है, इसमें d सबसेल तो होगा ही, बट ये m इक्वल टू -3 नहीं होगा, क्योंकि इसका रेंज जो है ये -2 से +2 के बीच में ही रहेगा। तो -3 आएगा क्या इसमें? नो सर। तो ये नहीं रहेगा, तो ये वैलिड नहीं है। e वैलिड है? नो सर। नहीं सर, क्यों, कहाँ L पे भी दिक्कत नहीं है सर है। इसमें? क्योंकि सर एन से एल बड़ा। हाँ l का वैल्यू जो है वो 0 से n-1 तक ही रहेगा। ठीक है, सेकंड सेल में d सबसेल होता है क्या? नहीं सर। नहीं, सेकंड सेल में क्या होगा, ये सॉरी ये f है ना, l इक्वल टू 3 मतलब f को डिनोट कर रहा है ये। तो सेकंड सेल में सिर्फ s और p ही सबसेल होगा, d और f तो नहीं रहता है। तो इस केस में ये भी वैलिड नहीं है। f वैलिड है? यस सर। है वैलिड। हाँ तो f हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ Sir? में आ गया ना? हाँ बोलो। सर अगर यहाँ पे -1/2 या फिर +1/2 की जगह पर 0.5 दे देगा तो सर वो कंसीडर कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं दिया रहेगा 0.5, हम लोग रिप्रेजेंट ही ऐसे करते हैं, वो फ्रैक्शन में नहीं फ्रैक्शन में ही लिखते हैं उसको, डेसिमल में नहीं करते हैं। रिप्रेजेंटेशन है ये। सो वैलिड अगर Representation. होगा या नहीं होगा? वैलिड होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा, एक्चुअली देता नहीं है वैसा कहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली ये रूल है कि ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो वो रूल Sir, तो वो- चेंज नहीं, अगर ऐसा रहा तो फिर वो इनवैलिड ही लिख देना, क्योंकि जनरली रूल ही है हम लोग प्लस हाफ या माइनस हाफ में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डेसिमल में नहीं करते हैं। ठीक है, Yes. तो ये ध्यान देना बस। अगर सारे ऑप्शंस में तुमको वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, 0.5, अगर 0.5 सारे ऑप्शन में लिखा हुआ है तब तुम कंसिडर करना। अगर एक एलिमिनेट करके सिर्फ एक तुमको लग रहा है कि वही आंसर होगा उसी की वजह से, तो फिर, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन है तो कोई एक तो करेक्ट होगा ना। अगर Yes. सारे, वो देख लेना ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, अगर सारे में 0.5 लिखा होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक So, है, तो उसमें multiple कोई choice होगा प्रॉब्लम, वैसा नहीं रहता है क्वेश्चन, वैसा फ्रेम, वैसा क्वेश्चन ऐसा नहीं बनाएगा कि तुमको, जो रूल है उसको फॉलो करते हुए होता है। ठीक है, Yes. चलो तो ये हो गया। अब देखो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने कैसे सीखते हैं इसके, तो उसमें कुछ कुछ रूल्स पहले हम लोग को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो n+l रूल होता है। ठीक है, और वो प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते हैं, तो वो सब देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसमें देखो एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं हम लोग, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है,
ऑर्बिटल्स का एनर्जी कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे जैसे बोर्स मॉडल था, बोर्स मॉडल सिंपली किसके लिए वैलिड होता था, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए वैलिड था ना। यस ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर रहेगा तो इसका एनर्जी जो होगा, ऑर्बिटल्स का एनर्जी डिपेंड करता है ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे। सॉरी, जैसे देखो फर्स्ट सेल में कौन सा सबसेल होगा, ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, ये 1s अगर लिखा हुआ है ना तो ये क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट सेल का कौन सा सबसेल, s सबसेल। ठीक है, उसी तरह अगर 2s अगर हम लोग लिख दिए तो 2s क्या डिनोट करेगा बताओ तो। सेकंड सेल का एस सब। हाँ, सेकंड सेल का s सबसेल, और 2 में तो p भी होता है सेकंड सेल में, तो 2s और 2p। ठीक है, इसी तरह 3s 3p और 3d। ठीक है, इसी तरह 4 में क्या आ जाएगा, 4s 4p 4d और 4f। 4f। ठीक है, तो यह ध्यान रखना, ऊपर ही लिख दो इसको ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें। ठीक है, ये 4f। अब यहाँ ध्यान दो, ये बता चुके हैं कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तुमको एनर्जी कंपेयर करना है, इन सभी ऑर्बिटल्स का तुमको एनर्जी कंपेयर करने बोला गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये ध्यान रखना सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में उसका एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट सेल और सेकंड सेल, इन दोनों में अगर कंपेयर करना है तो किसका एनर्जी ज्यादा होता है, पहले वाले सेल का या सेकंड वाले सेल का। जैसे हम लोग लोअर टू हायर मूव करते हैं तो एनर्जी क्या होते रहता है, बढ़ता है, एनर्जी इंक्रीज होता है ना, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाले सेल से सेकंड वाले सेल का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा तो होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1s का एनर्जी जो है ये 2s से कम है। ठीक है, अब सेकंड सेल में देखो दो सबसेल है, एक s सबसेल है और एक p सबसेल है। तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ s में ही रहेगा, पहले वाले शेल में ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो इधर आएगा नहीं ना, आएगा क्या, हेलो। नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है मतलब उसके पास टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो वो किस में जाएगा, फर्स्ट वाले सेल में ही रहेगा ना, सेकंड थर्ड फोर्थ इन सब में तो इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं। तो सेकंड सेल में क्या होता है कि सेकंड सेल में जितने भी सबसेल होंगे इन सभी का एनर्जी, यहाँ पे देखो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है तो इन दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम है ना, 2s का और 2p का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, सेम है, तो इनका एनर्जी भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह अब 2p, हाँ बोलो। तो सर यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं हो सकता 2s से 2p तक। नहीं नहीं, ये किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ठीक है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ही बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन वाला आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब तक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर चेंज नहीं होगा तब तक उसका एनर्जी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम था तो उसका एनर्जी भी सेम। अब सेकंड सेल और थर्ड सेल में अब इन दोनों का एनर्जी इक्वल होगा या डिफरेंट होगा बताओ तो। डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, थर्ड वाला का ज्यादा होगा 2 से। ठीक है, तो ये एनर्जी थर्ड का ज्यादा होगा। अब 3 में देखो 3s 3p 3d, इन तीनों का एनर्जी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद अब इसको अगर 4 से कंपेयर करें, फोर्थ सेल, तो फोर्थ का ज्यादा होगा। अब यहाँ 4s 4p 4d और 4f, इन सबका एनर्जी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तब जिन ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम होता है ना, ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। ठीक है, ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी, जिन ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम रहता है उनको हम लोग बोलते हैं हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोला जाता है, ये ध्यान रखना, ये एक टर्म है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स किसके लिए यूज करते हैं, वैसे ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी क्या है, सेम है, जिनका एनर्जी इक्वल है, तो वैसे ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो बताओ तो सेकंड सेल में
कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमको मिलेंगे? नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल सेकंड सेल में 2 कितना मिलेगा? 2 ऑर्बिटल्स टर्म ध्यान से सुनो, हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। तो 2 के s में एक ऑर्बिटल है और 2 के p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? तो 3 हाँ, p में 3 ऑर्बिटल होता है ना। p सबसेल में Yes, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं ये तो बताया है ना। p सबसेल Yes, में 3 ऑर्बिटल और s सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1 1। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए यहाँ पे सेकंड सेल में? 4 4। और उन सभी ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या है? बराबर है। इक्वल। हाँ, तो यहाँ पे कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे सेकंड सेल में? अगर तुमसे 4 पूछा जाए कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो 4 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सॉरी स्पेलिंग डीजेनरेट है ये, ठीक है। 4 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। थर्ड सेल में बताओ तो कितने डीजेनरेट मिलेंगे? 9 9, क्योंकि डी में हो गया 5, 3 हो गया पी में और 1 हो गया एस में, तो 9 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और फोर्थ में 16 हाँ, क्योंकि एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7, डी में 5, पी में 3 और एस में 1, तो ये 16 हो गया डीजेनरेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कभी कभी। ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डीजेनरेसी नहीं रहेगा क्योंकि उसका एनर्जी चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे अभी। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम्स, बताया था ना बोर्स मॉडल में, जो बोर्स मॉडल में एप्लीकेबल होता है सिर्फ, या तो हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर यहीं पे अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए एनर्जी निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं N+L रूल। ठीक है, कौन सा रूल यूज करते हैं हम लोग? N+L रूल। N+L रूल यहाँ पे देखो, N क्या सिग्निफाई कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और L क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इन दोनों का हम लोग यहाँ पे सम निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का क्या निकालना है? पहले सम निकालना है। अब सम निकालेगा तो जिसका सम ग्रेटर होगा, जिसके लिए, जिस ऑर्बिटल के लिए N+L का वैल्यू ग्रेटर, उसका एनर्जी भी ग्रेटर होगा। और जिस ऑर्बिटल के लिए N+L का वैल्यू कम होगा, उसका एनर्जी भी कम होगा। ठीक है, अब अगर मान लो N+L का वैल्यू सेम आ गया तो यहाँ पे ध्यान रखना कि वैल्यू ऑफ N+L अगर ज्यादा है, यहाँ पे ऐसे लिख लो, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ N+L more will be its energy, या greater will be its energy, ठीक है। पहले N+L का वैल्यू निकालेंगे, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा, जिसका N+L का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। लेकिन अगर मान लो N+L, दो ऑर्बिटल का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं और N+L का वैल्यू सेम हो गया, इक्वल हो गया, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं बताओ? सर n को देखते हैं। इसका वैल्यू हाँ, पे देख। इस केस में अगर N+L का वैल्यू सेम हो गया तो यहाँ पे हम लोग n देखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि हायर द वैल्यू ऑफ n, हायर विल बी इट्स एनर्जी। समझ में आया? लेकिन ये कब चेक करना है? जब N+L का वैल्यू दो ऑर्बिटल के लिए सेम आ गया। ठीक है, सबसे पहला तो यही रूल हमको देखना है, N+L ग्रेटर वाला, जिसका ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा। लेकिन दो ऑर्बिटल को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो अगर सेम आ गया तो उस केस में हम लोग n देखते हैं, तो जिसका n का वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पे हम लोग वही सेम ऑर्डर लिखेंगे, इसमें बताना 1s 2s 2p
3s 3p 3d। यहाँ पे चलो 3d को बाद में लिखेंगे। चलो अब इसमें बताओ तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होते जाएगा। 1s का n प्लस l का वैल्यू कितना है बताओ। सर 1 1। 2s का n प्लस l का वैल्यू, तो यहाँ पे 2 ऐसे लिखते जाओ 1 प्लस 0 या 2 प्लस 0, तो जिसका ग्रेटर उसका एनर्जी भी ग्रेटर। अब 2s और 2p में कौन ग्रेटर होगा, एनर्जी किसका ज्यादा होगा। सर 2p का, क्योंकि 2 प्लस 1 हो गया, अब ये 3 हो गया। ठीक है, अब 2p और 3s में देखो, 3s में 3 प्लस 0, तो इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, सम किसका एनर्जी ग्रेटर होगा इसमें, 2p और 3s में बताओ। 3s yes 3s, क्योंकि n का वैल्यू देखेंगे इस केस में। अब 3s और 3p में बताओ। 3p 3p 3p, क्योंकि 3 प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे बताना 4s आ जाएगा पहले और 3d बाद में आ जाएगा। देख लो क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि 4s का वैल्यू 4 प्लस 0 और 3d में 3 प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 3 प्लस 2 5 हो गया ना ये, yes sir और 4s में देखो 4 प्लस 0 4 ही आ रहा है। अब 3p और 4s में किसका ज्यादा होगा बताओ तो। 3p इक्वल हो 4s सर 4s का ज्यादा होगा। इक्वल कैसे हो जाएगा, n प्लस l का वैल्यू सेम है तो हम लोग n देखते हैं ना, n जिसका ज्यादा उसका एनर्जी भी ज्यादा। 4s और 3d में ऑब्वियसली 3d आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा 4p हो जाएगा। ठीक है, 4p में ये 4 प्लस 1 होता है, ये भी 5 है। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। आगे और भी ऑर्डर देखेंगे, जैसे हम लोग लिखते जाएंगे, इसके बेसिस पे ही हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बेस्ड होता है ये n प्लस l के वैल्यू पे ही होता है। ठीक है, तो पहले लिख लो इसको, फिर आगे हम लोग मूव करेंगे। हो गया, yes sir लिख लिया, आगे बढ़े। सब लोग लिख रहे हो या नहीं। हाँ सर लिख रहे हैं, लिख चलो लिए हो गया, पूरा। हो गया सबका। yes sir चलो ठीक है, आगे तब बढ़िए। आगे ठीक है, आगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने सीखते हैं। तो इसके लिए एक हम लोग ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ते हैं। क्या है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ये पढ़े हो तुम लोग। सर डायग्राम देखें तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग हम लोग एसपीडीएफ वाला नोमेनक्लेचर आता है, एसपीडीएफ वाला नोमेनक्लेचर, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने कैसे हम लोग लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग। यस सर। तो ये n प्लस एल वाला रूल ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो बता देंगे अभी। चलो जैसे देखो, इसका स्टेटमेंट पहले लिखते हैं। स्टेटमेंट का मतलब, स्टेटमेंट ये है कि इट स्टेट्स दैट, ठीक है स्टेटमेंट लिख लो, इट स्टेट्स दैट ऐसे लिख लो, इट स्टेट्स दैट while filling electrons in the ground state, while filling electrons in the ground state of the atoms, orbitals are filled in order of their increasing energies। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का ऑर्डर क्या होगा, जिस ऑर्डर में उसका ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉन भी उसी ऑर्डर में फिल होगा।
ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल का एनर्जी हम लोग निकालेंगे कैसे? n+l वाला रूल अप्लाई करोगे और उससे एनर्जी आएगा, तो पहले एनर्जी निकाल लोगे और जिस ऑर्डर में उसका एनर्जी बढ़ रहा होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग भी उसी ऑर्डर में होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसी ऑर्डर में फिल होगा जिस ऑर्डर में उसका ऑर्बिटल का एनर्जी इंक्रीज हो रहा होगा। तो यही है ऑबो प्रिंसिपल। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखने के लिए ऐसे बनाते हैं हम लोग। जैसे देखो फर्स्ट वाले सेल में हमको पता है कि सिर्फ एक ही सब सेल होता है, तो 1s। सेकेंड वाले में 2s 2p 2 ही होगा। थर्ड वाले में क्या होगा बताओ? 3s 3p और 3d। 3D फोर्थ वाले में 4s 4p 4d 4f। फिर इसके बाद तो सब में यही होगा, f तक ही, 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। ठीक है, उसके बाद ये चलता रहेगा 7s 7। अब इसमें ऑर्डर देखोगे, ऑर्डर ये इस डायरेक्शन यहाँ पे शो किया जाता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आया, फिर उसके बाद 2s, फिर 2p होते हुए 3s। ठीक है, फिर 3s के बाद 3p, उसके बाद 4s, 4s के बाद देखो 3d 4p और 5s, ये डायगनली ऐसे आएगा। फिर 5s के बाद 4d 5p और 6s। ठीक है, इसके बाद ये डायरेक्शन ध्यान रखना। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगा इसका। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आया, फिर इसके बाद 2s में, फिर 2p, उसके बाद 3s, फिर 3p से होते हुए 4s, 4s के बाद 3d, फिर 4p 5s 4d 5। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में ये डायगनली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर लो इसको पहले। हो गया? यस सर। चलो, अब देखो इसी को यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हम लोगों को। ठीक है, अरे ये कैसे आ गया? ठीक है, ये हो गया ना? तो ऑबो प्रिंसिपल को यूज करके इसमें सबसे पहले एक और रूल होता है, होन्स रूल, बता देते हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको डिफाइन करते हैं पहले, होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है। ये डिफाइन करता है, इट स्टेट्स दैट, ठीक है, इट स्टेट्स दैट pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subcell does not, ठीक है, belonging to the same subcell does not belong, sorry एक मिनट, does not
take place until each orbital of that subcell has got one electron each with parallel spin। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले लिखो इसको फिर एक्सप्लेन करते हैं इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ लिख लिए, स्टेटमेंट लिख लिए। स्टेटमेंट हो गया सबका? हेलो Yes, sir. हेलो, चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। जैसे हम लोग यहाँ ऑर्बिटल्स को जैसे बॉक्स बना के शो करते हैं, जैसे पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं ना। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है तो 3 बॉक्स यहाँ ड्रॉ कर दिए। और इसमें इलेक्ट्रॉन अगर फिल करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन को जैसे किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शो करना है, तो एक ऑर्बिटल में तो हमको पता है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो उसको हम लोग ऐसे शो करते हैं, एक अपवर्ड एरो से शो करते हैं और एक डाउनवर्ड एरो से। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। तो एक जो है ये प्लस हाफ मतलब क्लॉकवाइज शो करता है और दूसरा माइनस हाफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे ये रूल फिक्स नहीं है, जैसे बताए थे कि प्लस हाफ और माइनस हाफ, वो जरूरी नहीं है कि प्लस जो है क्लॉकवाइज के लिए यूज करेंगे या माइनस एंटी क्लॉक, वो कोई रूल नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं होता है। तुम आइदर अगर प्लस वाला क्लॉकवाइज के लिए रखे हो तो उसके अपोजिट वाला के लिए, एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो जैसे यहाँ मान लो हम लोग ये एज्यूम कर लिए, वो खुद के अजम्पशन के ऊपर है। अगर अपवर्ड एरो एज्यूम करोगे क्लॉकवाइज के लिए तो डाउनवर्ड एरो क्या शो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अपवर्ड एरो को अगर +1/2 माने हो तो डाउनवर्ड एरो क्या शो करेगा? ये -1/2। ठीक है, क्योंकि 2 ही वैल्यूज होता है और दोनों वैल्यूज दोनों इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग होता है। तो एक ऑर्बिटल में ये ध्यान रखना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और दोनों अपोजिट स्पिन के साथ होगा। दोनों क्या होगा? अपोजिट स्पिन के साथ। क्योंकि एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में नहीं घूम सकता है। क्यों नहीं घूम सकता है बताओ? क्योंकि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में घूमेगा सिंगल ऑर्बिटल में, जैसे मान लो ये क्लॉकवाइज, ये भी इधर ही घूम रहा है, ये भी इधर घूम रहा है, तो ये दोनों तो हमेशा कांटेक्ट में ही रहेगा ना। और दोनों हमेशा अगर कांटेक्ट में है तो दोनों के बीच, दोनों में नेगेटिव चार्ज है और दोनों के बीच में हमेशा रिपल्सन होते रहेगा। और रिपल्सन किसी भी मॉलिक्यूल में अगर होगा या किसी ऑर्बिटल में रिपल्सन आ जाएगा तो रिपल्सन होने से उसका स्टेबिलिटी कम होता है। रिपल्सन जितना ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होते जाएगा? धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो होता है एक ऑर्बिटल में वो अपोजिट स्पिन के साथ होता है। एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। समझ में आ रहा है? जैसे ये वाला क्लॉकवाइज शो कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर अपोजिट स्पिन के साथ होगा तो ये सिर्फ कांटेक्ट में कितने पॉइंट पे आएगा? सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये कांटेक्ट में रहेगा ना, एज कंपेयर टू अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये तो हमेशा कांटेक्ट में है ये दोनों। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो सिर्फ इसी पॉइंट पे तो कांटेक्ट में आएगा। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो इस केस में जो स्टेबिलिटी होगा ये वाले केस से तो कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ एक 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या, ये एनी टाइम कांटेक्ट में ही रहेंगे दोनों अगर सेम डायरेक्शन में घूम रहा होगा तो इस केस में क्या होगा? रिपल्सन होने की वजह से ये वाला दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं घूमता है। मतलब अगर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन क्या होना चाहिए? अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए। ये सेम स्पिन के साथ हम लोग शो कर सकते हैं क्या? ये ऐसे होगा?
बताओ तो, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी ऑर्बिटल में? नहीं। नहीं। ठीक है, नो सर। ये भी एक्सेप्टेड नहीं है, या फिर दोनों अगर डाउनवर्ड शो कर दिए ये भी एक्सेप्टेड नहीं है। क्लियर है ना? एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन के साथ, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, ये वाला एक्सेप्टेड। क्लियर है? समझ में आया? चलो, अब ये होन्स sir. रूल देखो क्या बोलता है। होन्स रूल बोलता है कि अगर किसी सबसेल में हमको ऑर्बिटल्स फिल करना है, ठीक है, जैसे पी सबसेल में हमको ऑर्बिटल्स फिल करना है, तो पी सबसेल में ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो इसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता है, और पैरेलल स्पिन के साथ। जैसे मान लो हमको इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना था, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमको फिल करने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का ऑर्डर क्या होगा? सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, ठीक है, और वो भी पैरेलल स्पिन के साथ। ऐसा नहीं है कि पहले में अगर अपवर्ड एरो कर दिया तो दूसरे में डाउनवर्ड कर दिया। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले, और वो पैरेलल स्पिन, सब में सेम स्पिन होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन एक्सीड होगा तब जाके हम लोग पेयरिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर P3 हमको करना है तो ये वाला ऑर्डर हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि एक में पहले पेयर कर दिए और एक में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और एक सबसेल, एक ऑर्बिटल जो है इसका खाली रह गया। ये वाला ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। इसका मतलब कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 3 सबसेल है, तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए विथ पैरेलल स्पिन, स्पिन भी पैरेलल होना चाहिए, और उसके बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सीड करेगा तो फिर पेयरिंग कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो अगर पी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना रहता, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का ऑर्डर क्या होगा बताओ तो? 3 ऑर्बिटल है, तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, और उसके बाद किसी एक का पेयरिंग कर दो, ठीक है। तो हम लोग इसका पेयरिंग कर दिए, और 2 में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? Yes, और sir. पी में अब जरूरी नहीं है कि इसी का पेयरिंग करेंगे, यहाँ भी पेयरिंग कर सकते थे, किसी एक का पेयरिंग कर सकते थे। क्लियर है ना? तो वो जरूरी नहीं है कि वैसा ही है। अब जैसे पी में 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो पी में 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का क्या होगा बताओ? तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा विथ पैरेलल स्पिन। तो चलो यहाँ से हम लोग डाउनवर्ड वाला फिल कर रहे हैं, तो अगर एक में डाउनवर्ड गया है तो सब में पहले डाउनवर्ड ही जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ? अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 2. 2। तो 2 का पेयरिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो एक में डाउनवर्ड गया है तो पेयरिंग में मतलब एक अपवर्ड और एक, तो 2 में अपवर्ड आ गया, और एक वाला जो रहेगा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल है, ठीक है, और यहाँ पे ये सब क्या हो गया? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पेयर बन गया इनका, ठीक है। तो ये करेक्ट रिप्रेजेंट। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल करना रहेगा तो ये वाला हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या? देखो तो, P4 का ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है? नहीं। नो सर। नो सर। No, sir. नहीं, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए पैरेलल स्पिन के साथ, उसके बाद ही हम लोग पेयरिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ही पेयरिंग कर दोगे, ठीक है, ये फॉलो नहीं होगा, ये एक्सेप्टेड है। अब जैसे डी में हम लोग बात कर रहे हैं, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 होते हैं। 5. अब डी में मान लो हमको 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, D8 कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले क्या होगा? सब में एक 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 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद पेयरिंग करेंगे, तो 3 का उसके बाद पेयरिंग हो गया, ठीक है। तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो यही है होन्स रूल। अब यहाँ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब है? ये देखो, मल्टीप्लिसिटी होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। सर ये वहाँ जो बताते हैं क्या? अनपेड हाँ, सर जो ये देखो, अनपेड है उसमें ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है? ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है, वैसा थोड़ी है। जो शुरू से फिल किए हो वही रहेगा ना। मतलब क्या बोले, इलेक्ट्रॉन जो फिल करना है वो पहले पैरेलल स्पिन के साथ फिल होगा, ठीक है। सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किए थे ना, भूल ओके गया? सर. चलो यहाँ देखो, फिर से बता देते हैं, ठीक है। 5 था ना,
तो अब 8 फिल करना है तो पहले सब में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और वो भी क्या होगा, पैरेलल स्पिन के साथ। ऐसा नहीं है कि 2 हम अपवर्ड दे दिए और उसके बाद बाकी 3 डाउनवर्ड दे दिए। क्लियर है? सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, वो पैरेलल स्पिन के साथ। ठीक है, सारे पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के। उसके बाद हम लोग पेयरिंग करेंगे। अगर पेयरिंग करेंगे तो अपवर्ड अगर पहले से प्रेजेंट है तो डाउनवर्ड ही देना होगा ना। समझ में आ रहा है? ये भी डाउनवर्ड आएगा, यहाँ भी डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में एक ऑर्बिटल में तो नहीं रह सकता है। ठीक है, तो उसके बाद 3 का ये पेयरिंग हो गया। क्लियर है? यस सर। चलो अब Yes, यहाँ पे sir. देखो, ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है। यहाँ मल्टीप्लिसिटी मतलब हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1, और ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। यही हुंड्स रूल बोलता है कि स्पिन, तुमको इलेक्ट्रॉन उस ऑर्डर में फिल करना है जिस ऑर्डर में उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। और ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, 2s+1 ये फॉर्मूला। और s यहाँ पे डिनोट करता है टोटल स्पिन, टोटल स्पिन। ठीक है, अब टोटल स्पिन कैसे देखते हैं, जैसे मान लो P4 में तुमको टोटल स्पिन निकालना है, तो स्पिन का वैल्यू देखो, s का वैल्यू तो 2 ही हो सकता है ना, या तो +½ हो सकता है या फिर -½ हो सकता है। अब टोटल स्पिन मतलब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे का स्पिन तुमको सम करना है, सारे का स्पिन का सम कर देना है तुमको। जैसे यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग, P4 वाला केस देख रहे हैं। ठीक है, तो P4 वाला केस में क्या बताए थे, हुंड्स रूल करेंगे तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा सब में, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हुआ। तो यहाँ पे तुमसे पूछा जाए टोटल स्पिन का वैल्यू निकालना है तुमको, टोटल स्पिन s का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तो। अब देखो, अगर हम लोग मान लें, ठीक है, यहाँ पे एज्यूम करना होगा तुमको कि अगर हम लोग अपवर्ड एरो को +½ मान रहे हैं, ठीक है, और डाउनवर्ड एरो को क्या मान रहे हैं हम लोग, -½ मान रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? अपवर्ड एरो को +½ एज्यूम कर रहे हैं, डाउनवर्ड एरो को -½ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ अपवर्ड एरो वाले, 3. 3। तो 3 इंटू +½ हो गया, और डाउनवर्ड एरो वाले कितने हैं, 1. तो +1 इंटू क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। तो ये s का वैल्यू ऐसे निकालते हैं, तो s का वैल्यू क्या आ गया, 3/2 - 1/2। तो s का वैल्यू कितना हो गया इस केस में, 1। s का वैल्यू 1 हो गया, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो गया बताओ तो। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये फॉर्मूला होता है 2s+1, तो s का वैल्यू 1 आ गया और +1, तो ये आ गया 3। तो तुमको इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्डर में फिल करना है जिस ऑर्डर में फिल करने से उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे मैक्सिमम आना चाहिए। अब देखो P4 कोई भी अलग ऑर्डर फॉलो कर लो तुम, उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखो इससे कम ही आएगा। ठीक है, हेलो, यस सर। चलो Yes. जैसे मान लो हम लोग ये ऑर्डर फिल करते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो 2 का पेयरिंग कर दिए और 1 ब्लैंक रहने दिए। ठीक है, इसमें स्पिन निकालो तो कितना होगा, s का वैल्यू, 0. टोटल स्पिन क्या हो गया, 0 हो गया, और 2s+1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1. 1 हो गया। तो देखो ये 3 से तो कम है ना, ये ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। हम लोग उसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं हमेशा, हम लोग मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है, तो हुंड्स रूल वही होता है कि उसी ऑर्डर को फॉलो करना है हमको जिस ऑर्डर को फॉलो करते हुए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। क्लियर है? तुम कोई भी ऑर्डर और देख लो, कोई भी ऑर्डर से करके देख लो, उसमें इससे स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमेशा कम ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। समझ में आया ना, ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला टर्म क्या है? क्लियर है इसमें? और किसी को डाउट है इसमें? बोलो, हेलो, सर सर हाँ बोलो। सर हम लोग को हमेशा जो एंटी क्लॉकवाइज में तो उसको पॉजिटिव मानना पड़ेगा।
वैसा कोई जरूरी नहीं है, तुम यहाँ क्लॉक वो कोई फिक्स रूल नहीं है, ये तो बोल रहा है ना, तुम अपवर्ड को -2 ले सकते, -1/2 ले सकते हो और डाउनवर्ड को +1/2 ले सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। इसमें माइनस तो फिर उल्टा हो जाएगा, तो -1 आ हाँ, जाएगा। माइनस के साइन, तो इसीलिए यहाँ पे मॉड ले लेते हैं लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना, मॉड वैल्यू लेते हैं। क्लियर है ना? यस। माइनस साइन के साथ आएगा तो हमको मॉड लेना है, समेशन उसका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। ओरिएंटेशन अगर चेंज कर दोगे इसलिए मॉड वैल्यू हम लोग लेते हैं, तो कोई अपवर्ड वाले को माइनस मान सकता है, डाउनवर्ड को प्लस मान सकता है, ठीक है। और वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना, वो क्या एज्यूम कर रहा है, तो उसके बेसिस पे इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, इसका पॉजिटिव वैल्यू मॉड लेते हैं। क्लियर है? ये ध्यान रखना। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, क्यों हम लोग बोल रहे हैं मैक्सिमाइज करना है स्पिन मल्टीप्लिसिटी? कोई डाउट है इसमें किसी को? हेलो हेलो, नो सर। चलो इसमें बताना, तो D7 के केस में क्या आ रहा है, टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू कितना आ रहा है D7 में? अच्छा, ये 6 हो गया। 4 कितना आ रहा है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करके बताओ, 2s + 1 का वैल्यू कितना आ रहा है? तो फील्ड है सर पूरा। DS में कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे हम लोग? हुंड्स रूल फॉलो करोगे ना? सर 2 का Yes. पेयरिंग होगा। हाँ, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 2 का क्या हो 4 गया? सर। पेयरिंग हो गया। तो 2s + 1 का वैल्यू, तो सबसे पहले s क्या हो गया, s का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो पेयरिंग हो गया वो तो कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, है ना। और ये 3 हो गया, तो अगर इसको +½ माने तो 3 × +1/2, तो s का वैल्यू हो गया, मॉड ही लेते हैं, अगर माइनस मानोगे तो -3/2 आएगा, तो इसका मॉड वैल्यू हमको लेना है, ठीक है। तो ये प्लस है तो 3/2 ही आएगा, तो 2 × 3/2 और +1, तो वैल्यू कितना आ गया? स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी कैलकुलेट करने पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 होता है, और s जो है वो समेशन ऑफ ऑल द स्पिन्स है, टोटल स्पिन है सारे इलेक्ट्रॉन का, उसका मॉड लेते हैं हम लोग। क्लियर है ना? s जो है इन सब का मॉड ले लेंगे हम लोग, ठीक है, मॉड वाला वैल्यू। चलो अब कुछ कुछ दे रहे हैं तुम लोग को एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, SPDF वाला रूल फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। पहला ये क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, ऑफ द गिवन एटम्स, ठीक है। सबसे पहले Ne का पता है ना तुम लोग को, ये एटॉमिक नंबर सोडियम का, ये सॉरी नियॉन का यस सर। कितना? 10 10, ठीक है। SPDF वाला रूल यूज करके लिखना है। चलो एक बता देते हैं फिर तुम लोग लिखना, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान दो, सबका तुम लोग को कैपेसिटी पता है ना, s ऑर्बिटल Yes, में sir. s के ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। 2। 2 तो s सबसेल में अगर तुमसे पूछा जाए s सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन गया? 2। p सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? सर 6 6। 3 ऑर्बिटल हो गया ना, तो Yes, 3 sir. ऑर्बिटल में मिला के 3 ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना जा सकता है? 6। उसी तरह d सबसेल में मैक्सिमम कितना जा सकता है? 10। 10। f में मैक्सिमम
14 14 14, ठीक है। चलो तो ये ध्यान रखना। अब नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास? 10 10 होंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन को हमको फिल करना है उसी ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बताए थे ना, ऑर्बिटल्स का एनर्जी जिस ऑर्डर में इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले आता है 1s। अब 1s का मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s और 2 ऊपर हम लोग मेंशन कर देते हैं, 1s2। तो 1s2 क्या सिग्निफाई कर रहा है कि फर्स्ट सेल के s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया क्या रिप्रेजेंटेशन है? यस सर फर्स्ट सेल के s सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं। तो 1s2 हो गया। इसके बाद 2s आएगा, 2s2, फिर इसके बाद 2p6। तो यही हो गया, 10 ही इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, 1s2, 2s2, 2p6। नंबर ऑफ, अगर तुमसे यहाँ पे पूछा जाए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें नियॉन 0 में, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्या? नहीं होगा। नो सर। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। चलो अब इसमें बताना तुम लोग, सिलिकॉन का 14 है एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा बताओ? 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2 3s2 हो गया क्या इतना? 3p2 और उसके बाद 3p2। अब इसमें अगर तुमसे पूछा जाए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताओ? 2 सर सर 4 एक सेकंड सर 2। सर 2 है। हाँ, क्योंकि ये वाला तो सारा पेयर्ड होगा ना इधर, जो भी अनपेयर्ड Yes. होगा पी में ही होगा। पी में अब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब देखो होन्स रूल फॉलो करना है यहाँ पे। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें फिल करना है तो 2 सब में पहले एक एक जाना चाहिए, ठीक है। अगर कम है तो 2 तक ही रहेगा ये, क्लियर है। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, और दोनों अनपेयर्ड ही है ना, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गया 2। अब देखो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत जगह देखोगे सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिखा हुआ है, नोबल गैस के टर्म में लिखते हैं। तो सिलिकॉन का देखो नियरेस्ट वाला नोबल गैस कौन सा होगा? सिलिकॉन का जो सबसे करीब वाला नोबल गैस है, नियॉन सर आर्गन भी हो सकता है, नियॉन भी हो सकता है, दोनों होगा सर। नियॉन होगा। हाँ, तो उसमें पहले वाला हम लोग कंसिडर करते हैं नियॉन के टर्म में, ठीक है। अगर सेम है तो उस केस में हम लोग उससे पहले जो आ रहा है वो कंसिडर करेंगे। तो सिलिकॉन के केस में पहले कौन आ रहा है? नियॉन आ रहा है। तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, ये नियॉन के टर्म में हम लोग ऐसे लिख देंगे, नियॉन मतलब नियॉन लिख दिया, मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आ गया उसके लिए, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नियॉन के बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा कौन कौन सा, वो हमको इधर शो करना है। 3 तो नियॉन के बाद वाला कौन सा है? 3s2 3s2 और 3p। तो ये भी तरीका, तो ऐसे भी लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। जैसे क्लोरीन का लिखना है हमको, इस केस में हम लोग पहले वाला फॉलो करते हैं, ठीक है। इस केस में कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम लोग जो पहले जो एटॉमिक नंबर है उससे पहले जो नोबल गैस आया हुआ है उसके टर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। बाद वाले के टर्म में नहीं लिख सकते हम लोग। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के भी पहले वाला नोबल गैस कौन सा होगा? इससे जस्ट पहले जो अकर हुआ है, नियॉन ही होगा, तो नियॉन ही होगा। ठीक है। तो नियॉन हो गया, और इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा इसका? 3s2 3p और 3p क्या? 3p5 5 3p5। इसमें बताना तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? so 1 सबका आंसर आ रहा है 1, यस सर। क्योंकि P5 है ना, तो P5 में कैसे फिल हुआ होगा देखो, सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन गया और उसके बाद 2 का पेयरिंग हो गया। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? ये सॉरी फ्री नहीं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1। आंसर हो गया 1। आयरन का लिखो तो, Fe का एटॉमिक नंबर पता है? Fe का 26 56 26।
स्ट्रॉन्टियम का लिखो 38। सीजियम का लिखना 55। ठीक है, इन तीनों का लिखो कॉन्फ़िगरेशन। वही एसपीडीएफ वाला ऑर्डर फॉलो करना है। सर नोबल गैस का यूज कर सकते हैं ना? पूरा लिख लो, प्रैक्टिस हो जाएगा। पूरा एक्सपैंड करके ही लिखो। तो स्ट्रोंडियम का 36 है, 38। 38 है। ऑर्डर अच्छे से ध्यान रखना, ऑर्डर अच्छे से फॉलो करना। हो गया? एफई का आ गया। पहला वाला बताओ क्या लिखे हो? यस सर। 1s2 वाला 1s2 2s2 मिला लेना सब लोग। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 4s2 3d6 3d6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे काउंट करते रहना, ऐसा नहीं है कि एक्सीड कर जाए। ठीक है, तो ये 3d6 क्लियर है। स्ट्रॉन्टियम का बताओ। चलो वैसे ही वो तो सेम ऑर्डर फॉलो होगा वहां तक। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यहाँ तक कितना हो गया? 3d10 तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? सर 30 30। उसके बाद 3d के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4p 4p में। 4p6 हो गया, 5 36 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 4p के बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? 5s 2 5s हो गया ना? यस सर। और 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 38। उसके बाद सीजियम का करो। 55 है, तो यहाँ तक तो सेम ही ऑर्डर फॉलो होगा 38 तक। वही सेम लिख लोगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। इसके बाद बोलो 4d10 5s के बाद क्या आएगा? 4d 4d10 यस yes सर। 4d10 कितना हो गया यहाँ तक? 4d10 के बाद क्या आएगा? 5p yes sir 5p6 5p6 और इसके बाद 6s1 6s1। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। ठीक है, तो यही हो गया टोटल 55 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये एस वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये हम लोग देख के बताते हैं। ये पहले वाले ग्रुप का एलिमेंट है, अल्कली मेटल। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले एस में। इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये सेकंड ग्रुप का है। ये सब पीरियोडिक टेबल में बताया जाएगा। ठीक है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका डी में जा रहा है, तो ये डी ब्लॉक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका एस में जा रहा है, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, तो ये भी एस ब्लॉक है। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल में, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से ग्रुप नंबर कैसे पता करते हैं, पीरियड नंबर कैसे पता करते हैं, और
कौन से ब्लॉक में लाई करता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही हम लोग आइडिया लगाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गलती नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। अब ये हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में कि कौन कौन से 2-3 में एक्सेप्शन होता है, ठीक है। वो एक्सेप्शन ध्यान रखना है, ठीक है। एक कॉपर में एक्सेप्शन आता है, एक क्रोमियम में एक्सेप्शन आता है। मतलब 30 तक में जो अपने सिलेबस में है उसमें कॉपर और क्रोमियम ये दोनों में एक्सेप्शन आता है। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्यों एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है ना। तो और एक से 2 क्लास और लगेगा, ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो तुम लोग क्वेश्चंस बनाओ, इसका पूरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा इसका एक डाउट क्लास रख लेंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन सारा, ठीक है। यस सर। Yes, sir. चलो आज इतना ही रहने Thank you, देते sir. हैं। कोई डाउट है क्या किसी को इसमें कॉन्फ़िगरेशन ये सब लिखने में? No, sir. चलो फिर नहीं है। ठीक है, चलो तो एंड कर रहे हैं फिर, ठीक है। Thank you, sir. sir. Thank you.